हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लर्नर स्टडी प्लेस। पिछले क्लास में हम लोग दोस्त पढ़े थे कि जो विधेयक अभी संसद से पास हुई थी उसमें सबसे पहला आप लोगों को मैं बताया था कि जो जी राम जी अधिनियम पास हुआ है वो आपका अधिनियम का रूप ले चुका है, यानी एक्ट का रूप ले चुका है। तो उसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे शांति बिल के बारे में, जो कि परमाणु ऊर्जा से सुरक्षित परमाणु ऊर्जा से रिलेटेड बातें हैं, इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। तो हम लोग परमाणु ऊर्जा से जो संबंधित बिल अभी संसद से पास हुई है उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। उससे पहले आप लोगों को मैं एक मोटिवेशन का कोट सुनाता हूँ, मोटिवेशनल कोट सुनाना चाहता हूँ। यह है कि जिंदगी का शौक पाला नहीं जाता, जिंदगी का शौक पाला नहीं जाता, शीशे का प्याला उछाला नहीं जाता, शीशे का प्याला उछाला नहीं जाता, मेहनत से संवर जाती है जिंदगी, हर काम तकदीर पे टाला नहीं जाता। तो आज का क्लास हम लोग इसके आगे स्टार्ट करते हैं। तो क्या है आज का शांति बिल। शांति बिल यानी बोले तो सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये होता क्या, तो परमाणु ऊर्जा के सतत दोहन और विकास विधेयक 2025, इसका नाम ही है परमाणु ऊर्जा के सतत दोहन यानी लगातार दोहन और विकास विधेयक। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि जो हम लोग अभी वर्तमान में बिजली का उत्पादन जो करते हैं ताप विद्युत ऊर्जा से ज्यादातर इसका हो जा रहा है, जिसमें कोयला का ज्यादा मात्रा है। इससे क्या होता है ना कि कोयला को जो ताप विद्युत ऊर्जा हम लोग कोयला के रूप में इस्तेमाल करते हैं ताप विद्युत ऊर्जा में, तो इससे क्या होता है, इमिशंस ज्यादा हो रहा है, रेडिएशंस हो रहे हैं, यानी बोला जाए कि प्रदूषण हो रहा है। तो इसकी वजह से हमारा ग्लोबल वार्मिंग का चैलेंजेस ज्यादा आ रहा है। तो इसको हम लोग रेगुलेट करने के लिए हम लोग दूसरे रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट है। तो उसमें परमाणु ऊर्जा के साथ साथ हम लोग सौर ऊर्जा हो गया, उसके बाद पवन ऊर्जा हो गया, और भी ऊर्जा पर हम लोग डिपेंड्स होने जा रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल चैलेंजिंग भी आ रहा है प्रदूषण की वजह से, और ग्लोबल वार्मिंग का चैलेंजेस की वजह से हीट का ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, और हीट के इफेक्ट की वजह से ना जलवायु परिवर्तन देखने को मिलता है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे किसके बारे में, तो परमाणु ऊर्जा के सतत दोहन और विकास विधेयक 2025 यानी शांति बिल के बारे में। शांति बिल इसको शॉर्ट फॉर्म है, यानी परमाणु ऊर्जा के सतत दोहन और विकास विधेयक का ही शॉर्ट फॉर्म है शांति बिल, SHANT। इसका फुल फॉर्म होता है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये आपका क्या हो गया, फुल फॉर्म हो गया। अब ये होता क्या है इसके बारे में, इसके अंतर्गत जो संसद का जो कानून बना है संसद के द्वारा, तो इसमें क्या प्रावधान इसमें किया गया है, इसको मैं आप लोगों को जो ये मेजर हाइलाइट्स पॉइंट है इसके माध्यम से आप लोग को मैं डिस्क्राइब करता हूँ। पहली बात है कि जब ये शीतकालीन सत्र में आया बिल शांति बिल, तो ये रिप्लेस किसका कर रहा था। पहले से भी परमाणु ऊर्जा से रिलेटेड नियम थे, अधिनियम थे, वो थे 1962 का एटॉमिक एनर्जी एक्ट था, ठीक है। फिर आपका 1986 और 1987 यानी दोनों लगातार, और 2015 का एक था। तो इसको तीनों में परिवर्तन करके एक नया रूप दिया गया जिसका नाम है आपका शांति बिल 2025। तो इसके माध्यम से होता क्या था, इसको आखिर हटाने का पीछे सरकार का मंशा क्या है, तो सरकार का मंशा यही है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए यानी सतत विकास के लिए हमें क्या होना, तो नवाचार को इसमें शामिल करना होगा, साथ ही साथ प्रौद्योगिकी से रिलेटेड बातें इसमें शामिल कर रहा है, जो कि हमारी जो ग्लोबल इंडेक्स है उस ग्लोबल इंडेक्स को बढ़ाना है, ग्लोबल इंडेक्स को मैनेज करना है। और वो मैनेज कैसे होगा, तो उसके लिए हमको रिन्यूएबल एनर्जी पर क्या करना होगा, आपको विस्थापित होना पड़ेगा। रिन्यूएबल एनर्जी बोले तो जो हमारा सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, और ये आपका परमाणु ऊर्जा हो गया, ये सब क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत आते हैं। तो हम लोग को ये जो 1962, 1986, 7 और 2015 और एक 2010 का सिविल एक्ट है, जो आपका ये बताता दायित्व से रिलेटेड इसके अंतर्गत, यानी बोला जाए तो परमाणु ऊर्जा में जो दायित्व दिया गया है, पार्टिसिपेशन और इसका रेगुलेशन से रिलेटेड जो बातें हैं वो किसके अंतर्गत है, 2010 का। इसमें आपका सिविल यानी नागरिक का भी क्या कर्तव्य होनी चाहिए, तो इसके बारे में बताया गया है परमाणु ऊर्जा से रिलेटेड। तो ये 2010, 2015 और 86, 87 को प्रतिस्थापित करता है, और ये नया अध्याय क्या आता है, 2025। अब इसके अंतर्गत जो बताया गया है कि मेजर हाइलाइट्स पॉइंट के माध्यम से पहला फर्स्ट में क्या है, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। यानी अभी तक हमारे इंडिया में ना परमाणु ऊर्जा को रेगुलेट कर रहा था आपका सरकारी, यानी बोला जाए सार्वजनिक उपक्रम, जिसका नाम था NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। और वर्तमान में उसके माध्यम से हमारे परमाणु ऊर्जा से रिलेटेड चीजें रेगुलेट हो रही थी।
चैलेंजेज उसमें क्या आ रहे थे, चैलेंजेज ये आ रहा था उसके अंतर्गत कि सरकारी जो सिस्टम है ना, वो उसके अंतर्गत कार्य करने का जो कुशलता है वो थोड़ा सा फास्ट नहीं था और इसमें प्रतिस्पर्धा नहीं दिखता था, जिसके कारण हम ग्लोबल चैलेंजेस को और ग्लोबल जो पार्टिसिपेशन है उसमें पीछे हम लोग आ जा रहे थे। तो इसकी वजह से सरकार को लगा कि इसमें परिवर्तन होना बहुत जरूरी है और वर्तमान में सतत ऊर्जा को विकास के लिए, सरकार को हमें क्या करना होगा, तो रिन्यूएबल एनर्जी की ओर जाना होगा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग में इमिशंस बहुत ज्यादा हो रहा है। इमिशंस हमारे भारत में अगर देखा जाए तो चाइना के बाद सबसे ज्यादा इमिशंस भारत में ही होता है। कार्बन क्रेडिट जो 2015 का पेरिस एग्रीमेंट था उसमें इसीलिए लाया गया था कि कार्बन इमिशंस को क्या किया जाए, कम किया जाए। तो आपका मेजर हाइलाइट्स पॉइंट्स में फर्स्ट में क्या है, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, यानी बोला जाए तो प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन पहले क्या था, तो सार्वजनिक उपक्रम था NPCIL, अब क्या आ गया प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। तो इसमें प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन आने से क्या होगा, तो पार्टिसिपेशन होने से होगा क्या, इसमें आपका जो प्रतिस्पर्धा है वो बढ़ेगा और प्रतिस्पर्धा बढ़ने से क्या होगा, तो हमारे लिए मार्केटिंग ज्यादा होगा, यानी मार्केट खुलेगा और कुशलता का इसमें ज्यादा देखिएगा और प्रौद्योगिकी का समन्वय भी इसमें देखा जा सकता है। तो इस तरह से इसमें क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन आने से 49% हम लोग प्राइवेट मेंबर को इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 51% अभी भी गवर्नमेंट के अंतर्गत रहेगा इसमें रेगुलेशन को लेकर। सेकंड क्या आपका मॉडर्न लाइसेंसिंग एंड सेफ्टी फ्रेमवर्क, जो हम लोग यूनिट बैठाते हैं अभी हमारे इंडिया में 6 यूनिट है जिससे परमाणु ऊर्जा का क्या हो रहा है, संचालन किया जा रहा है, उत्पादन किया जा रहा है, ठीक है। जो अभी वर्तमान में हमारे यहाँ 6 है, उसके द्वारा कितना अभी तक हमारे जो एनर्जी है उस एनर्जी में उसका पार्टिसिपेशन कितना है, तो 8.78 गीगावाट किसका है, तो एटॉमिक एनर्जी यानी परमाणु ऊर्जा का पार्टिसिपेशन है, जिसमें अभी तक बोले तो 8.78 गीगावाट का क्या हुआ था, 8.78 गीगावाट वर्तमान स्टेटस है, यानी करेंट में अगर बोला जाए तो परमाणु ऊर्जा से कितना हमें ऊर्जा का संचयन किया जा रहा है, तो 8.78 गीगावाट का कंज्यूम किया जा रहा है, ठीक है, प्रोडक्शन किया जा रहा है, कंज्यूम नहीं प्रोडक्शन किया जा रहा है 8.78, जो कि कुल ऊर्जा का 3.1% क्या है, 3.1% है इसका स्टेटस वर्तमान में। तो 8.78 गीगावाट जो कि 2024-25 में देखा जाए तो बढ़कर कितना हुआ, 3.1% बढ़ा है। पहले कितना था, तो 6 पॉइंट समथिंग था, जो कि अभी 8.78% हुआ है, 8.78% नहीं गीगावाट हुआ है। और सरकार का टारगेट है एटॉमिक एनर्जी मिशन के तहत कि 2047 तक इसको कितना करना है, तो 100 गीगावाट करना है, ठीक है। तो ये 100 गीगावाट आपका अभी वर्तमान का और जो भविष्य का सरकार का टारगेट है वो मैं बताना चाहता हूँ। अब इसमें जो बताया गया मेजर हाइलाइट पॉइंट, को पहला क्या था, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, इससे क्या होगा, तो प्रतिस्पर्धा होगा, प्रतिस्पर्धा होने से क्या होगा, कार्य कुशलता का ज्यादा चांसेस रहेगा। सेकंड क्या होगा, मॉडर्न लाइसेंसिंग एंड सेफ्टी फ्रेमवर्क। मॉडर्न लाइसेंसिंग, पहले क्या होता था कि लाइसेंसिंग इतना ज्यादा हर्डल्स था उसमें लेने में ना, कि इसकी वजह से प्राइवेट मेंबर का पार्टिसिपेशन नहीं हो पाता था, जिसकी वजह से क्या होता था कि एटॉमिक एनर्जी का जो कैपेसिटी है वो नहीं हो पाता था, उसमें कैपेसिटी बोले तो एटॉमिक एनर्जी में पार्टिसिपेशन बहुत कम हो पाता था। थर्ड है आपका रेगुलेशन ऑफ न्यूक्लियर एंड रेडिएशन यूजेज। अब बात आया कि आप इसको पार्टिसिपेशन कर दिया, लेकिन इसका रेगुलेशन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एटॉमिक एनर्जी बहुत ही ज्यादा ये होता है, मतलब कि हानिकारक भी होता है, उसका अगर डिफ्यूजन किया जाए तो वो बहुत ही हानिकारक है, और वो आपका परमाणु ऊर्जा के साथ साथ आपका ग्लोबल चैलेंजेस को भी क्या करता है, तो एक वैश्विक चुनौती के रूप में देखा जा सकता है, ठीक है। तो रेगुलेशंस ऑफ न्यूक्लियर एंड रेडिएशन यूजेज, इसके लिए रेगुलेशन करेगा कौन, तो गवर्नमेंट, क्योंकि 49% तो यहाँ पार्टिसिपेशन किया गया, लेकिन 51% अभी भी गवर्नमेंट के अंदर है। उसके बाद फोर्थ नंबर क्या करता है, तो बूस्ट टू रिसर्च एंड इनोवेशन। तो इसमें क्या किया गया है ना कि रिसर्च के द्वारा इसमें क्या करेगा, तो एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड रिसर्च होगा, इनोवेशन को इसमें आज का टेक्नोलॉजी है उसका यूज किया जाएगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके इसमें क्या है, नवीनतम प्रौद्योगिकी का यूज करके वर्तमान ऊर्जाओं की आवश्यकताओं को पूर्ति किया जा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका ई नंबर जो पॉइंट्स है, स्ट्रेंथनिंग न्यूक्लियर लायबिलिटी एंड द कॉम्पेंसेशन सिस्टम, यानी बोला जाए कि न्यूक्लियर लायबिलिटी को बढ़ाना है
और कंपेंसेशन सिस्टम को क्या करना है, इसको रेगुलेट करने के लिए कंपेंसेशन सिस्टम में क्या किया जाता है ना कि दायित्व को प्रबंधन किया जाता है। दायित्व यानी बोला जाए जो प्राइवेट मेंबर पार्टिसिपेशन होगा उनके द्वारा जो क्षति होगा उसके लिए कंपेंसेट भी किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, और कंपेंसेशन होने से क्या होगा कि प्राइवेट मेंबर का प्रोत्साहन बढ़ेगा और इसमें क्या आएंगे, तो इसमें हमारा इन्वेस्टमेंट ज्यादा आएगा। ठीक है। फिर एफ नंबर पॉइंट कहता है कि स्टैच्यूअरी एम्पावरमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। एक होता है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि जो एक एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड एक बनाया जाएगा जो कि स्टैच्यूअरी, उसका स्टेटस क्या होगा, स्टैच्यूअरी होगा यानी सांविधिक होगा। सांविधिक यानी संसद के द्वारा एक सांविधिक निकाय का गठन किया जाएगा जिसका नाम होगा परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड। ठीक है। वो क्या करेगा, तो परमाणु ऊर्जा से संबंधित जो आपका मॉड्यूलर रिएक्टर स्थापित किया जाएगा उसको क्या किया जाएगा, तो रेगुलेट किया जाएगा और उसके द्वारा आने वाले चैलेंजेस को एक लीगल राइट्स के द्वारा उसको समन्वय स्थापित करना होगा। ठीक है। जी नंबर पॉइंट कहता है इनहांसमेंट सिक्योरिटी सेफ गार्ड्स एंड द इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि सिक्योरिटी से रिलेटेड इसमें बढ़ाया गया है, सिक्योरिटी बढ़ाया गया है, सिक्योरिटी बढ़ाया गया है यानी जिस क्षेत्र में हमारा मॉड्यूलर स्थापित किया जाएगा, रिएक्टर स्थापित किया जाएगा, उसके सिक्योरिटी को देखते हुए हमें क्या करना होगा, सेफ गार्ड्स एंड इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस पहले से ही करना होगा, क्योंकि उस क्षेत्र को विस्थापित अगर आप वर्तमान में करते हैं तो उसके एक प्लान होनी चाहिए, उसके प्लान के तहत उसको क्या करना है, विस्थापित करना है। एच नंबर पॉइंट्स कहता है डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म, यानी बोला जाए कि इसमें अगर डिस्प्यूट किसी भी प्रकार का होता है तो डिस्प्यूट से रिलेटेड हम इसको कोर्ट में नहीं ले जाएंगे, क्योंकि कोर्ट में ले जाने से क्या होता है, मामला लंबित हो जाता है जिसके तहत हम न्याय देने में क्या होता है, देरी होता है। इसके लिए एक ट्रिब्यूनल का स्थापना की बात की गई है, ट्रिब्यूनल का स्थापना की बात की गई है। वो ट्रिब्यूनल क्या करेगा, न्यायाधिकरण जिसको बोलते हैं, अधिकरण कहते हैं, वो क्या करता है, तो वो आपका कोर्ट की जैसा व्यवहार करता है और वो व्यवहार में क्या होता है, तो न्याय देने में क्या होता है, उसका सहूलियत होता है और न्याय आने से इसमें क्या होगा, हर्डल्स नहीं होगा, जो भी डिस्प्यूट होगा उसका निराकरण जल्दी होगा। तो इसके वजह से चैलेंजिंग जो भी आएगा उसका क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा समाधान होने का चांसेस बढ़ेगा। इससे क्या होगा, किसी भी प्रकार का हर्डल्स नहीं आएगा एटॉमिक एनर्जी के रिलेटेड। और इसमें दूसरा बात एक और है, आप लोगों को मैं बताता हूं कि इसमें ना एक और मैं बात आप लोग को ऐड करता हूं कि जैसे 2047 का जो टारगेट रखा है गवर्नमेंट, 2047 का जो टारगेट रखा है वो 2047 का टारगेट कितना का रखा है, तो 100 गीगावाट का, 100 गीगावाट का टारगेट रखा है। 100 गीगावाट रखने के पीछे एक कारण है, क्योंकि 2070 तक 2070 का टारगेट है गवर्नमेंट का नेट जीरो इमिशन का टारगेट है। यानी सिंपल समझिए कि 2047 तक 100 गीगावाट लाने के पीछे मकसद क्या है कि 2047 तक 100 गीगावाट का इसमें बढ़ाया जाने का एक सरकार के द्वारा लक्ष्य स्थापित किया गया है, लक्ष्य रखा गया है कि 100 गीगावाट 2047 तक, अभी वर्तमान में 8.78 है एटॉमिक एनर्जी का, और 2047 तक 100 गीगावाट। इसके पीछे मकसद क्या है कि 2070 तक का जो सरकार का लक्ष्य है कि 2070 तक का नेट जीरो इमिशन करना है, यानी कार्बन जो इमिशन हो रहा है उसको कहाँ तक लाना है, जीरो तक लाना है 2070 तक का। इसका एग्रीमेंट कब हुआ था, तो COP15 2015 में जो हुआ था, COP15 नहीं, वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, मैं भूल रहा हूँ नंबर, लेकिन 2015 का पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, उसमें ये आपका ग्लोबली एक्सेप्टेंस हुआ था कि उसमें बताया गया था कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको रिड्यूस करना है, उसको रिड्यूस करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो कार्बन इमिशन कम करना होगा। और कार्बन इमिशन कम करने के लिए प्लानिंग किया गया कि हर जो डेवलपिंग कंट्री है और जितना भी विकसित राष्ट्र है वो सब अपने अपना टारगेट स्थापित करेंगे, जिसमें विकसित जो विकासशील देश थे उनके द्वारा एक टारगेट दिया गया था कि आप लोग अपने तरीका से इसको क्या कीजिए, अपने देश के जो अभी वर्तमान परिदृश्य देखा जा रहा है ऊर्जा से रिलेटेड, उसको देखकर क्या कीजिए, एक टारगेट कीजिए, जो भी ईयर का टारगेट कीजिएगा। जैसे ज्यादातर जो कंट्री है 2050 का टारगेट रखा है, लेकिन भारत को मानना है कि 2070 तक लग जाएगा, क्योंकि अभी तक भारत में ना ऊर्जा से रिलेटेड ज्यादातर ताप विद्युत ऊर्जा का ही प्रयोग किया जा रहा है, धड़ल्ले से प्रयोग किया जा रहा है। हालांकि गवर्नमेंट के द्वारा इसका एक अन्य प्रयोग भी, अन्य
चुनौतियों को देखते हुए भी इसका एक अन्य रास्ता भी अपनाया जा रहा है, जिसमें परमाणु ऊर्जा हो गया और सौर ऊर्जा से रिलेटेड सरकार भी एक नई ऊर्जा मिशन चलाई है, परमाणु सौर ऊर्जा से रिलेटेड, जो कि रूफ टॉप पर सोलर प्लांट लगाकर विद्युत का क्या कर रहा है, जनरेट करने के लिए किया जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड और एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड जो बातें की गई है, सबसे पहले रिएक्टर का स्थापना जब हुआ था, एटॉमिक एनर्जी का जो रेगुलेशंस किया गया था सबसे पहले भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा, और इससे रिलेटेड आप लोगों को मैं इतिहास थोड़ा बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।